नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में बहुचर्चित हरैया ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को वोटिंग और काउंटिंग कराई गई। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और काउंटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव संपन्न कराया गया। काउंटिंग के परिणाम को लेकर डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर चुनाव हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ही गोपनीय तरीके से यहाँ की काउंटिंग का परिणाम भेजा जाएगा। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का सवाल है तो 11 बजे प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें पहले बीडीसी सदस्यों में बैठक में चर्चा हुई। इसके बाद वोटिंग और फिर काउंटिंग कराई गई। केवल क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ही वोटिंग स्थल की तरफ जाने की अनुमति थी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कैंपेनर ही जा सकते थे, अन्य किसी को भी यहाँ पर फटकने की भी इजाजत नहीं थी। हालांकि इस प्रमुख पद को लेकर भाजपा और सपा में काफी दिनों से रस्साकसी चल रही थी। भाजपा में जमकर गुटबाजी भी हुई, यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल के प्रतिनिधि संतोष सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के ही क्षेत्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनका विरोध कर रहे हैं और सपा का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के चुनाव पर लोगों की नजरें थीं और अब सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए परिणामों को लेकर लोगों में अटकलें शुरू हुई हैं। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार जिलाधिकारी, डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और संतोष सिंह प्रतिनिधि संदीप पटेल व कौशलेंद्र सिंह विश्वास प्रस्ताव के समर्थक का सुनिए। सर, हरैया ब्लॉक में अभी वोटिंग होनी है, सर क्या प्रक्रिया चल रही है, सर अपडेट क्या है? देखिए, आप देख रहे हैं कि आज हरैया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई चल रही है और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी व्यवस्था तंदुरुस्ती से कराई गई है। जगह जगह पे पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात हैं। अंदर में भी अभी डिस्कशन चल रहा है, जहाँ के केवल जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं और कुछ लोगों को कंपेनियन अलाउ होता है चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, तो केवल सदस्य और कंपेनियन को अलाउ किया गया है और सारी चीज़ें शांतिपूर्वक चल रही है। आयोग के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई आज पूर्ण की जाएगी। उसमें विशेष बात यही है कि पहले शुरू में सदस्य का आपस में चर्चा होती है और इसके बाद सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की कार्रवाई होती है। वोटिंग के बाद काउंटिंग की कार्रवाई होगी, लेकिन चूँकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हो रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इसका रिजल्ट केवल माननीय उच्चतम न्यायालय को कन्वे किया जाना है, यहाँ पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाना है, तो तदनुसार हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। कितने घंटे में सर संपन्न हो जाएगा? देखिए, शुरू में डिस्कशन के लिए अधिकतम 2 घंटे का समय दिया जाता है। 11 बजे से डिस्कशन शुरू हुआ है, अधिकतम 1 बजे तक या डिस्कशन समाप्त होने तक ये कार्रवाई चलेगी। उसके बाद से वोटिंग की कार्रवाई होगी और वोटिंग के जस्ट बाद काउंटिंग। सर रिजल्ट डिस्क्लोज किया जाएगा? बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रिजल्ट को माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजा जाना है, जो भी रिजल्ट रहेगा, और तदनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। हमारे ऊपर जरूरत नहीं है, छोड़ दो यार। सर ब्लॉक पे आज वोटिंग होने हैं और विश्वास प्रस्ताव है सर, को लेकर के किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है सर? सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से किस तरीके से आपने मॉनिटर किया है? ये जो चुनाव है इसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त तैयारी की गई थी। इसमें जो फोर्स है उसका पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है, कुछ रिजर्व टीमें भी रखी गई हैं।
इसके अलावा जो दुष्प्रभावित करने वाले जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर भी हमारी LIU सहित अन्य टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। आज DM महोदय और मेरे द्वारा यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका जायजा लिया गया है। सभी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके हिसाब से हम आश्वस्त हैं कि फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। सर, चुनाव को लेकर क्या अपडेट है अभी, किस तरीके से कब तक हो जाएगा फाइनल? देखिए, चुनाव का जो समय है उसके हिसाब से चल रहा है। मेरे ख्याल से लगभग डेढ़ 2 घंटा और लगेगा संपन्न होने में। ठीक, थैंक यू। थैंक सर, आज जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बातचीत चली थी, क्या इनपुट है अभी तक? ये अविश्वास प्रस्ताव हम लोग जीत गए हैं, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। ये अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी जीती है, ध्रुव सिंह जिला अध्यक्ष जीते हैं, विनोद राजभर जी जीते हैं, अनिल राजभर जी जीते हैं, सभी जयनाथ सिंह जी जीते हैं। और इसमें जो है ये अविश्वास आपके द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है वो सपा के काफिला लेकर चले, उसमें क्या सच्चाई है? ये सपा के लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और क्षेत्रीय अध्यक्ष का सहयोग से लाए थे, और दो मंडल अध्यक्ष हमारे हैं, दोनों उनके साथ अविश्वास एक मंडल अध्यक्ष BDC भी सदस्य है, वो भी सपा के खेमे में वोट किया है। इसके पहले भी जब चुनाव हुआ था तो सपा के खेमे में वोट किया, और इसकी शिकायत हम प्रदेश स्तर पर किए भी हैं और करेंगे भी। बहुत आरोप आपके द्वारा क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आरोप के काम कर रहे हैं, वो पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। कोई आरोप मैं दुश्मनी में नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, भाजपा की कितना आश्वस्त थे आप पहले से? मैं तो पहले से था, इसलिए आश्वस्त था कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। अब मुझे भरोसा था कि हमारे सभी BDC सदस्य हमारे साथ रहेंगे, और क्षेत्रीय जी अपनी पूरी ताकत लगा दिए, यहाँ तक कि उनकी बिरादरी के 7 भूमिहार थे, जिसमें 5 लोगों ने हमको वोट किया। एक चीज बता दीजिएगा, जिस तरीके से आपकी छवि खराब करने के लिए विपक्षी लगातार अलग अलग एंगल पे नई नई चीजों को लेकर के आ रहे थे, उसको लेकर के क्या कहना है? भाई देखिए, विपक्षी का काम एंगल लाना, हमारा काम है बचाना। लेकिन इसमें जो सपा वालों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से लाया, और हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष उनके सहयोगी अरविंद जायसवाल, इस सभी लोग भाजपा के रख के सपा वालों की मदद किए हैं। इसकी शिकायत हम प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय महाराज जी को मैं चल कर करूँगा। अच्छा, कोर्ट से जो आपको डायरेक्शन मिला हुआ था, उसको लेकर के आप किस तरीके से उसका प्लान किए, कैसे वोटिंग के लिए आप आगे आए? ऐसा था कि जब पहले विश्वास प्रस्ताव दाखिल हुआ तो DM साहब ने परेड कराया, उसके बाद परेड में सिग्नेचर वेरीफाई नहीं किए, उसमें वो चले गए हाई कोर्ट ने सिग्नेचर वेरीफाई का आदेश दिया, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अब उनका सिग्नेचर भी 70 के किए, 42 सही है, और सब सिग्नेचर फर्जी है। अच्छा, तो क्या संज्ञान लेगा क्या सुप्रीम कोर्ट सिग्नेचर को लेकर? अब हमको तो उम्मीद है संज्ञान लेगा, जरूर लेगा संज्ञान, लेना चाहिए संज्ञान। जब मामला न्यायालय में है और तो इस तरह से दोनों पार्टियों की तरफ से नारेबाजी हो रही है, इसका ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा जैसे भाजपा के, दोनों प्रत्याशी भाजपा के नहीं है। अच्छा, भाजपा का मैं हूँ, और वो तो समाजवादी का है। उसके वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक समाजवादी के टोटल प्रचार कर रहे हैं, तो कहाँ से वो लेकिन भाजपा की गाड़ियाँ उसमें शामिल हैं। अरे भाई, कुछ भाड़ा गाड़ी भी आ जाती है, बारात जाती है तो कुछ बिना न्योता भी चले जाते हैं, बारात जाती है तो कुछ बिना न्योता भी चले जाते हैं। भाजपा का झंडा लगा तो क्या करना उसमें। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष, दोनों जिला अध्यक्ष, लालगंज जिला अध्यक्ष, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह, सभी लोगों ने आकर के मेरा सहयोग किया, मेरे साथ जितने पूर्व प्रत्याशी थे 10 विधानसभा के सभी मेरे साथ, तो मैं भाजपा हुआ कि वो भाजपा हुए। लेकिन हरैया की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हरैया की जनता मुझे 10 सालों से इस ब्लॉक पर कायम किया है। अब बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, बहुत अपने को कर्जमंद महसूस कर रहा हूँ। अब मैं इसी तरह सेवा करता रहूँगा, और हरैया फिर अगली बार भी मैं ही प्रमुख रहूँगा।
सर, अब चुनाव प्रक्रिया लगभग समाप्त होने को है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी आप बना दिए गए संतोष जी की तरफ से? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है, न कोई बात है। हमारे प्रमुख प्रतिनिधि जो थे अपने ब्लॉक से इतना ज्यादा तांडव, इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिए थे क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों को कि उनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आया था, जो कि कोर्ट गया था मामला, कोर्ट से आदेश आया था। वो सारी प्रक्रिया होने के बाद हम लोगों का बस इतना काम था कि सारे सदस्यों को जागरूक करके यहाँ कार्यालय तक पहुँचाना। हमने अपना काम कर दिया है, बाकी हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। जो भी होगा 30 तारीख को फैसला आ जाएगा। दोनों तरफ से नारेबाजी भी हो रही है, और तो क्या एक दूसरे को आप वो भी अपने को विजयी मान रहे हैं, क्या आप भी अपने को विजयी मान रहे हैं? जैसे हमने तो अपना काम कर दिया, हमको जो करना था हो गया, हम लोगों वाली सब सारी चीजें पूरी हो गई है, सारी फॉर्मेलिटी। बस अब कोर्ट के निर्णय तक मुझे कुछ कहना नहीं है। नारेबाजी तो इसलिए है कि हम लोग जो करना था, हम लोगों का कार्य पूरा हो गया है। अब बाकी वो अपना जो समझना है समझे। वो कोर्ट का निर्णय कब तक आ जाएगा? 30 तारीख को आ जाएगा, 30 तारीख को डेट है। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष वो बौखला गए हैं, वो पागल हो गए हैं, वो विक्षिप्त होकर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, जबकि इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। हम सारे लोग, पूरे ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं, सारे लोग इकट्ठा होकर ये सारे कार्य किए हैं। आप उस काफिले में जो समाजवादी की गाड़ियां भी दिख रही है बीजेपी की, इसका क्या? गाड़ियां किसी की नहीं दिख रही समाजवादी बीजेपी की, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधानों की गाड़ियां होंगी। जो लोग उनसे प्रताड़ित थे वो सारे लोग एकजुट होकर एक मंच पे खड़े होकर सारे कार्य किए हैं। ठीक है। खबर आजमगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को मंडलीय अस्पताल सदर आजमगढ़ में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता एकत्र हुए और उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। आपको बता दें तो कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हाजी मोती उल्लाह शेख ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी महासचिव तलहा रसादी और यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नुरुल हुदा अंसारी उपस्थित रहे। तलहा रसादी ने कहा कि हर साल राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपना स्थापना दिवस मानवता सेवा दिवस के रूप में मनाती है और आज भी हम लोग देश भर में अलग अलग स्थान पर मानव सेवा का कोई कार्य करके इस दिन को मना रहे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ में हर वर्ष की तरह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदान कर लोगों की जान बचाने और काम आने के लिए ये महादान किया जा रहा है, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही पार्टी का मकसद है। बता दें कि मीडिया से बातचीत में नुरुल हुदा ने कहा कि किसी का जीवन बचाना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। संगठन ने स्थापना दिवस को समाज सेवा को समर्पित करते हुए यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, ताकि आपात स्थिति में किसी की जान बचाई जा सके। वहीं जिला अध्यक्ष मोती उल्लाह शेख ने बताया कि ब्लड डोनेशन के माध्यम से न केवल जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान मिलता है, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होती हैं। इस अवसर पर रक्तदाताओं को ब्लड वॉरियर का सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस अवसर पर मिराज खान, आशिफ कुरैशी, अबसार शेख, मोहम्मद फैसल, साकिब शाही, उमेश सिंह, आसू सिंह, अफजल चांदपट्टी, शहबाज आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में, आप सुनिए। आज जो बैठक देखा हमें लगता है ना, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का 17वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक दल के पहले एक मिशन है, एक तहरीक है, एक जन आंदोलन है और जुल्म के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ है। और ऐसे में पार्टी की 17वां स्थापना दिवस के मौके पे हम लोगों ने रक्तदान करके ये एक समाज को, देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी की जीवन को बचाया जा सके इस रक्तदान के माध्यम से। और जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इस तरह का हादसा होता है या कोई इमरजेंसी रहता है, तो उस समय जब मजलूम गरीब आवाज़ देता है तो कोई आगे आने का काम नहीं करता है। ऐसे में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से सेवा के भाव से राजनीति में आई है और हम लोग आगे आकर के उसकी जान बचाने की काम करते हैं। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का ये मानना है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से, जब से ये जुल्म के और अन्याय के कोख से ही पैदा हुई है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सेवा के भाव से राजनीति में आई है और सेवा ही हमारा कर्तव्य है।
देखिए, आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का 17वां स्थापना दिवस है और हर साल 4 अक्टूबर को जब पार्टी का स्थापना दिवस होता है तो हम लोग उस दिन को मानव सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जब वजूद में आई थी तो उसके पीछे जो मकसद था कि मानवता की सेवा करना, इंसानियत की सेवा करना, लोगों के काम आना, मज़लूमों पे जो ज़ुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ज़ालिम का हाथ पकड़ कर रोकना। तो जो हमारा मिशन है, जो हमारा विज़न है वो ये है कि भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके संवैधानिक मूल्यों को मजबूती से रखते हुए शोषितों, वंचितों समाज का वो तबका जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, गरीबों, दलितों, मुसलमानों और अन्य वो तबका जिनका शोषण हो रहा है, उनकी लड़ाई लड़ना। उसी के तहत आप देखते हैं कि तमाम अन्य दल के लोग और दूसरे लोग बड़े-बड़े जश्न करते हैं, बड़ा पैसा रुपया खर्चा करते हैं, इस तरह के समारोह करते हैं, पर हमारा मानना ये है कि पार्टी का स्थापना इसलिए हुई है कि मानवता की सेवा की जाए, मानव की सेवा की जाए, देश की सेवा की जाए, समाज की सेवा की जाए। उसी के तहत हर साल हम लोग रक्तदान हुआ, लोगों को गरीबों में इस तरह के जो राशन है वो बाँटना या जिस भी प्रकार में लोगों की सेवा की जा सकती है उस तरह से हम लोग करते हैं। आदमगढ़ में हम लोग प्रति वर्ष रक्तदान अवश्य करते हैं और भी कार्यक्रम करते हैं, फल वितरण हुआ, राशन वितरण हुआ, किताबें बच्चों में बाँटना, गरीब बच्चों में, मलिन बस्तियों में। तो उसी के तहत आज यहाँ सदर अस्पताल में हम लोग आए हुए हैं, रक्तदान हो रहा है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी तमाम लोग बड़ी तादाद में रक्तदान कर रहे हैं और ये इससे होता ये है कि साल भर जो ऐसे लोग हैं क्योंकि हम लोग सदर अस्पताल के करीब रहते हैं, तो रात-बेरात कोई इमरजेंसी हुई, कोई ट्रॉमा केस हुआ, कोई गरीब, कोई ऐसा जिसको कोई रिश्तेदार नहीं, कोई खून देने नहीं वाला नहीं है, तो उन लोगों के ख काम आता है और लोगों की जान बचती है। इस अवसर पर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये चीज़ कि मैंने जैसा आपसे कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का वजूद ही इसलिए है कि लोगों की सेवा की जाए। तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का जो नारा है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, इस नारे को लेकर हम लोग मानव सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, रक्तदान को लेकर अभी भी लोगों में बहुत भ्रम है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस अवसर पर ख़ास तौर पर कि देखिए, रक्तदान करके आप एक बार को सोचिए कि आपको पता भी नहीं ये कितने बड़े पुण्य का काम है कि आपका ये खून पता नहीं किसकी जान बचा रहा है। कभी-कभार किसी मासूम बच्चे जिसने अभी दुनिया देखा नहीं, वो पैदा होने वाला है, उसको बचाने के काम आ जाता है। कभी कोई एक्सीडेंट में मरने वाला होता है, उसे बचाने के काम आ जाता है। कभी ऐसे लोगों के काम आता है और इसमें पूर्ण रूप से पुण्य होता है क्योंकि अक्सर हम लोगों को खुद नहीं पता होता कि मेरा खून किसकी जान बचाने के काम आया। तो नियत में क्योंकि सच खुलूस होता है, तो पूर्ण रूप से पुण्य बचता है और आपने किसी इंसान को ज़िंदगी दी, इससे बड़ा कोई नेक काम क्या हो सकता है। इसलिए रक्तदान के लोगों को लेकर लोगों के बीच में जो भ्रम, अभी 5 मिनट पहले मैंने रक्तदान किया और मैं देखने में कोई बहुत तंदुरुस्त आदमी भी नहीं हूँ और आपके सामने तमाम हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई कमज़ोरी नहीं आती, किसी तरह का कोई वो नहीं होता। रक्तदान महादान है, इसे समझिए और लोगों की ज़िंदगी बचाइए। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने मीडिया कर्मियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर से निकलकर शहर के प्रतिष्ठित कला एवं संस्कृति भवन में द्वितीय दीक्षांत समारोह 2025 के बाबत बेहद प्रेस वार्ता करके जनपद के पत्रकार बंधुओं से सीधे मुखातिब हुए। कुलपति की अगवानी कला एवं संस्कृति केंद्र की प्रबंधक अरुणिमा सिंह हुआ निमिषा सिंह ने किया। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने बताया कि मौसम प्रतिकूल होने के कारण कुलपति ने द्वितीय दीक्षांत समारोह के बाबत मीडिया बंधुओं से सीधे रूबरू होने के लिए उनके द्वारा पूछे गए हर प्रश्नों का उत्तर देने एवं 7 अक्टूबर 2025 को होने वाले द्वितीय दीक्षांत समारोह की विस्तृत जानकारी मीडिया के बंधुओं को देकर साथ ही साथ चौथे स्तंभ के रूप में चर्चित मीडिया कार्मिकों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ससम्मान आमंत्रित भी किया। साथ ही यह भी अवगत कराया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन जनपद आजमगढ़ में स्थित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दिनांक 7 अक्टूबर 2025 को होना सुनिश्चित हुआ है। तैयारी लगभग अंतिम दौर में चल रही है। हम आप लोगों से इसी के परिप्रेक्ष्य में मुखातिब होने आए हैं। विश्वविद्यालय में कुल 68 गोल्ड मेडल पदक, जिसमें 17 छात्र एवं 51 छात्राएं शामिल हैं। जहां तक उपाधि का प्रश्न है, उन पदकों की संख्या 40 है, जिसमें 29 बेटे तथा 11 बेटियां शामिल रहेंगी। उसमें से चांसलर मेडल 14 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। वहीं कल 37 बेटियों को तथा उनके 14 बेटे वाइस चांसलर मेडल से नवाजे जाएंगे। आपको बता दें कि कुलपति ने अभी अवगत कराया कि कुल 12 लोगों को डबल मेडल मिल रहा है, जिसमें चांसलर मेडल और वाइस चांसलर मेडल समेकित रूप से रहेंगे। प्रतिकूल मौसम यदि रहता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला प्रशासन ने मिलकर प्लान भी तैयार किया है। इसके बाबत अभी भी मैं और हमारे कुलसचिव डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र अपर जिलाधिकारी के साथ शहर के प्रतिष्ठित हरिऔध कला भवन का स्थलीय निरीक्षण करके
आए हैं। हालांकि यह विशेष परिस्थिति में ही संभव है। जब मौसम आज की तरह प्रतिकूल रहा तो प्लान बी को एक्टिवेट करते हुए द्वितीय दीक्षांत समारोह 2025 हरिऔध कला भवन में कराए जाने का विकल्प सुरक्षित रखा गया है। विश्वविद्यालय परिसर में सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। अपरिहार्य परिस्थिति में ही स्थान परिवर्तन किया जाएगा। सभी कमेटी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है तथा तैयारी अंतिम पायदान पर है। दिनांक 6 अक्टूबर को फाइनल रिहर्सल मौके पर किया जाएगा, जिसमें शासन प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, इसलिए कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर यथोचित दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। कुलपति ने अभी अवगत कराया कि द्वितीय दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी चिदानंद सरस्वती, अध्यक्ष परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश, साथ उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगी। उन्होंने कहा कि दिनांक 7 तारीख को सुबह 10 बजे के आसपास कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल का विश्वविद्यालय परिसर स्थित हेलीपैड पर महामहिम का आगमन होगा। फिर बिना विलंब किए शोभा यात्रा शुरू होगी। सभी मेहमान मंचासीन होंगे। कुल सचिव डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्र द्वारा संचालन की कमान संभाली जाएगी और उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ेगा। प्रेस वार्ता में अन्य जिन लोगों की गरिमा में उससे पर स्थित श्री थी, उसमें प्रमुख रूप से प्रोफेसर सौम्य सेन गुप्ता, डॉक्टर जयप्रकाश यादव, अमृत रॉबिन बक्स, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर भंवर लाल, डॉक्टर संजय यादव आदि की गरिमा में उपस्थिति रही। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने। आप सुनिए। दीक्षांत समारोह जो विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह है और इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की तैयारियां लगभग अंतिम चरण पर हैं। सिर्फ मौसम प्रतिकूल होने के कारण कुछ अगर आंशिक परिवर्तन होता है तो सिर्फ स्थान में आंशिक परिवर्तन हो सकता है। बाकी सभी तैयारियां जैसे निर्धारित कार्यक्रम थे और पूर्व से निर्धारित चीज़ें थी उसी के अनुसार तैयारी की जा रही है और उसी के अनुसार ही पूरा दीक्षांत कार्यक्रम 7 तारीख को संपन्न किया जाएगा। कितने तारीख को सर, कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम है, कौन कौन पद्धति है? 7 तारीख को सुबह 10 बजे से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा, जो कि लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम अगर दीक्षांत का देखें तो लगभग 10:05 से शुरू होगा और 12:15 तक पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और मुख्य अतिथि की जहाँ तक बात है तो इस बार के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज जी, जो कि अध्यक्ष हैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के। स्वामी जी काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और बहुत गंभीर विषयों पर बहुत डीप नॉलेज रखते हैं, इसीलिए उनको थोड़ा विश्वविद्यालय को अध्यात्म से जोड़ने के लिए इस बार का जो मुख्य अतिथि है वो स्वामी जी को बनाया गया है, ताकि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं शिक्षक थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी रुझान रखें, क्योंकि विज्ञान के साथ अध्यात्म का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। कितने विद्यार्थियों को उसमें देखिए, विद्यार्थियों को जो डिग्री देने जाने वाली है लगभग 61,400 विद्यार्थियों को इस बार डिग्री मिलने जा रही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज को मिलाकर के। और इस बार जो उपाधियाँ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं उसमें 19,000 के आसपास लगभग पुरुष छात्र है और 41,000 के आसपास महिलाएं छात्रा हैं हमारी। तो छात्राओं की संख्या जो छात्र हैं उनके मुकाबले कहीं बहुत ज़्यादा है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने जैसे बात की प्रोफेशनल डिग्रीज के बारे में, तो हमारी यूनिवर्सिटी इस बार जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पे किस तरह से फोकस कर रही है? बहुत सही प्रश्न किया आपने। ये आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मैं दे चुका हूँ, मैं फिर दोबारा से उसी को रिपीट कर रहा हूँ। आपने IQ की बात की और EQ की बात की। मैं IQ EQ दोनों को एक साथ जोड़ के रखना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने कहा कि विद्यार्थी के अंदर अगर हम IQ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो EQ डेवलपमेंट की बात करें। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़ा कष्ट होता है कहते हुए कि मैं देखता हूँ कि
कई सारे कोचिंग सेंटर में छात्र जो है आत्महत्या कर लेते हैं। IITs में तक आत्महत्या की शिकायत आ रही है, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, भारत देश का ही नहीं विश्व के अच्छे संस्थानों में गिनती होती है। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर छात्र डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं EQ की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि छात्रों को कहीं ना कहीं चीज़ों को अध्यात्म से जोड़ करके दिखाया जाए ताकि वो अपने EQ पर काबू पा सकें। बहुत अच्छा प्रश्न था, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। वन मोर क्वेश्चन की जैसे ये अभी प्रेस वार्ता हो रही है, अगर जो हमारे यूथ है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे IQ की बात हुई है और उनके इंटेलिजेंस की बात हुई, तो उनके लिए आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, ये जो देश का युवा है ना, इसमें बहुत एनर्जी है, और अगर इसमें एनर्जी नहीं होती तो आप ये मान करके चलिए कि वर्तमान परिवेश जो है, वर्तमान जो स्थितियाँ हैं वो ये है कि कई देश आपके देश भारत की तरफ निगाह उठा करके देखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका देश युवाओं का देश है, उसमें एनर्जी है। और अगर इस एनर्जी के साथ सही दिशा मिल जाए, सही दिशा में कार्य कराने वाले लोग मिल जाएं, सही दिशा देने वाले लोग मिल जाएं, जिसके लिए विश्वविद्यालय सबसे पहले आता है, तो आप ये मान करके चलिए इस देश को विकसित देश बनने से कोई नहीं रुक पाएगा। और यही युवा जिसके साथ एनर्जी शामिल है, यही देश को आगे लेकर के कितने प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है इस समय और कितने आप आगे फ्यूचर प्लानिंग आपकी है? बिल्कुल ठीक। देखिए, हमारा जो प्लान है मैं आपको बता दूं, जब मैंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया तो PG पाठ्यक्रम चलते थे, UG पाठ्यक्रम बिल्कुल भी नहीं थे। मेरा अपना मानना यह है कि UG पाठ्यक्रम PG पाठ्यक्रम के लिए नर्सरी की तरह साबित होते हैं। विश्वविद्यालय में PG पाठ्यक्रम भी चलने चाहिए और UG पाठ्यक्रम भी चलने चाहिए। इसीलिए हमने अपने विश्वविद्यालय में सर 2025-26 से, इसी साल से ही बहुत सारे UG पाठ्यक्रम खोले और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम खोले। हमने इंजीनियरिंग डिग्री को चलाया, जिसके लिए AICTE से मान्यता दिलवाई। हमने BA-LLB को पाठ्यक्रम को शुरू किया, जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता दिलवाई। हमने BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जैसे कोर्स खोले। अगर कुछ याद हो आपको, पिछली प्रेस वार्ता हुई थी तब मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि हम इस तरह के पाठ्यक्रम बहुत जल्दी विश्वविद्यालय में खोलेंगे। हमने है कि जो हमारे पास मेडल की संख्या है उसमें 2 तरह के मेडल हैं, एक कुलपति मेडल है, एक कुलाधिपति मेडल है, और कुल मिलाकर के हमारे पास 68 पदक हैं दोनों को मिलाकर के। और जो 68 हमारे पास जो हम मेडल डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं उसमें 17 लड़के हैं, छात्र हैं, और 51 लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, यानी 1/4 और 3/4 वहाँ भी छात्राएं बाजी मारते गई। तो कुल मिलाकर के ये पदकों की संख्या है। विषय कौन से हैं? सब विषय मिला के हैं? विषय मैं आपको बताता हूँ। ऐसा होता है कि पदक जो है पाठ्यक्रम के हिसाब से मिलता है। उस पाठ्यक्रम में जो सर्वोच्च अंक प्रदान करता है, देता है, उसको मिलता है। तो जैसे BA में सर्वोच्च अंक, BCom में सर्वोच्च अंक, MA हिंदी में सर्वोच्च अंक, इस तरह से मिलाकर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 68 पदक हैं, जो चांसलर मेडल मिलाकर के और वाइस चांसलर मेडल। थैंक यू। खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील सगड़ी के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 24 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। प्रार्थना पत्र में राजस्व विभाग के 19, विकास के 2, थाना के 2 एवं वन विभाग के 10 प्रकरण शामिल हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित सब अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दे। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सगड़ी, तहसीलदार सगड़ी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। त्योहारों की सौगात, खरीदे 5000 से ज्यादा के सोने, चांदी व हीरे के आभूषण और जीते लाखों के इनाम। ऑफर 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। बम्पर प्राइस इलेक्ट्रिक स्कूटर। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह।
शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।